नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 9 की जो पुस्तक है कृतिका भाग 1 उसका पहला अध्याय प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले अध्याय के जो लेखक हैं वो है फणीश्वर नाथ रेणु। इनका जन्म 1921 को होता है और इनका देहांत 1977 को होता है। प्रसिद्ध कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म गांव ओराही हिंगना जो पूर्णिया जिले में पड़ता है और बिहार राज्य है वहाँ हुआ और स्कूली शिक्षा इनकी नेपाल में हुई थी। सन 1942 के आज़ादी के आंदोलन के प्रमुख सेनानी रहे रेणु ने नेपाल की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में भी सक्रिय भागीदारी निभाई है। आंचलिक कथाकार के रूप में विख्यात रेणु ने ग्रामीण जीवन का गहन रागात्मक और रसमय चित्र खींचा है। अपनी विशिष्ट भाषा शैली द्वारा उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को नया आयाम दिया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मैला आंचल, प्रतिपरी कथा, कितने चौराहे, ये तो इनके उपन्यास हैं। ठुमरी, आदिमरात्रि की महक, अग्निखोर, ये इनके कहानी संग्रह हैं। ऋण जल धनजल, नेपाली क्रांति कथा, ये इनके रिपोर्टाज है। इस पहले अध्याय का नाम है इस जल प्रलय में। ऋण जल धनजल नाम से रेणु ने सूखा और बाढ़ पर कुछ अत्यंत मर्मस्पर्शी रिपोर्टाज लिखे हैं जिनका एक सुंदर उदाहरण इस जल प्रलय में दिया गया है जो इस अध्याय का नाम है। इस पाठ में उन्होंने सन 1975 ईस्वी की घटना की प्रलयकारी बाढ़ का अत्यंत रोमांचक वर्णन किया है जिसके वे स्वयं भुक्त हो रहे हैं। उस कठिन आपदा के समय भी मानवीय व्यवस्था और यातना को रेणु ने अपने शब्दों के माध्यम से साकार किया है। उन्होंने ऋण जल धनजल पुस्तक में कुत्ते की आवाज शीर्षक से पटना की बाढ़ का जो वर्णन किया है उसे जाबिर हुसैन ने संपादित कर साक्ष्य पत्रिका के नदियों की आग विशेषांक में इस जल प्रलय के शीर्षक से संकलित किया है। प्रस्तुत पाठ वहीं से लिया गया है। अब शुरू करते हैं इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द और उनके अर्थ और इसके प्रश्नोत्तर। कृतिका भाग 1 पाठ प्रथम है इस जल प्रलय में। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित। पना का अर्थ है शरण, प्रति का अर्थ है ज्योति बोई न जाने वाली भूमि, विभीषिका का अर्थ है भयंकरता, वृष्टि का अर्थ है लगातार होने वाली वर्षा, प्लावित का अर्थ है जल में डूबना, अनर्गल विचारहीन, अनगढ़ बेडौल, स्वगतोक्ति अपने आप में कुछ बोलना, अस्फुट अस्पष्ट, गैरिक गैर बेरंग का, आच्छादित ढका हुआ, उत्कर्ण सुनने को उत्सुक, मोरमी शोकग्रस्त, माकूल मुनासिब, आसन निकट, आसन प्रसवा जिसके बच्चा होने का समय निकट हो, फबती कटाक्षपूर्ण बात, एग्जिबिशनिज्म प्रदर्शनवाद। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है लेखक 10 वर्ष की उम्र से कौन सा कार्य कर रहे थे? बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में वो मदद कर रहे थे। लेखक के द्वारा रचित रिपोर्टाज है जय गंगा जो 1947 में रचित है, डायन कोशी 1948 में रचित है, हड्डियों का फूल 1948 में रचित है। ये इनके रिपोर्टाज है। लेखक पटना के कॉफी हाउस में बाढ़ का नज़ारा देखने गए, तब रिक्शे पर उनके साथ और कौन गया था? तो नई कविता के विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य उनके जो कवि मित्र थे वो भी उनके साथ गए थे। लेखक ने मृत्यु का तरल दूध किसको कहा है? बाढ़ के पानी को कहा है। जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं आए, अब बूझो। तो ये पंक्ति एक आदमी ने कही थी। नेक्स्ट है पान वाले के पास खड़े लोगों ने गोल घर के मुंडे और बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर कौन सा कार्य किया? तो ताश गड्डी, गद्दी ना होकर ये गड्डी है, ताश गड्डी खेलने
लगे वो। राजेंद्र नगर चौराहे का मैगजीन कॉर्नर का मालिक कृष्णा लेखक को देखकर क्यों मुस्कुराने लगा? तो लेखक के द्वारा बहुत सी किताबों को बहुत देर तक उलटते पलटते देखकर वो मुस्कुराने लगा। फिर लेखक ने एक भी किताब ना खरीदकर कुछ पत्रिकाएं खरीदी। सुन मेरे बंधु रे ए ने सुन मेरे मितवा वाह वाह ये अलाप करता था। तो एक रिक्शा वाला रात को सवारी छोड़ने के बाद गोलंबर के पास आकर गुनगुनाने लगता था। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी ऐलान कर रही थी, रात के लगभग 12 बजे तक पानी लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर तक पहुंच जाने की संभावना है, ये उनको चेतावनी दी गई। सन 1947 को मनिहारी इलाके में गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव से जा रहे थे, लेखक अपने गुरुजी सत्यनाथ भादुड़ी के साथ। 1949 ईस्वी को महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना में एक गांव में बीमार आदमी के साथ हमारी नाव पर और कौन चढ़ा? उनका पालतू कुत्ता कोई कोई करते हुए उसके साथ चढ़ गया। तो डॉक्टर को डर लगा, डॉक्टर ने कहा कि इस कुत्ते को उतारो। तो वो जो बीमार आदमी था वो बोला अगर मेरे कुत्ते को नहीं ले जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, और वो भी उतर जाता है। परमा नदी की बाढ़ से आहत मुसहरी बस्ती के लोग अपना जीवनी यापन कैसे कर रहे थे? तो उनके पास खाने पीने का सामान खत्म हो गया था, तो वो मछली व चूहों को भून भून कर आग में झुलसा कर खा रहे थे। मुसहरी बस्ती के लोगों द्वारा बलवाही नृत्य किया जाता था। तो ये नृत्य किस प्रकार का होता है वो बताया गया है कि एक काला कलोटा जो नटवा है वो लाल साड़ी पहनकर धरनी धानी मतलब घर की मालकिन औरत बनकर मायके जा रही है, और उसका जो घरवाला है वो रास्ते में उसे मनाने के लिए जिद कर रहा है कि वापस घर चलो। बलवाही नृत्य समाप्त होने के बाद लेखक को अपने मित्र भोला शास्त्री की याद क्यों आई? 1937 ईस्वी की बात है जब लेखक बालतर मतलब बॉय स्काउट था। तो सिमरवनी और शंकरपुर बाढ़ के समय जमींदार लड़कों व गांव वाले लड़कों के बीच नाव के कारण झगड़ा हो गया। तो वही उनकी मुलाकात भोला शास्त्री से हो जाती है। एक नाव पर कुछ युवक युवतियां किसी फिल्म के देखे हुए कश्मीर का आनंद घर पर ही लेना चाहते थे, परंतु उनकी खुशियां समाप्त कैसे हो गई? उन्होंने देखा कि सामने से एक नाव आ रही है और उस नाव पर कोई भी आदमी नहीं है, बस एक अकेला ट्रांजिस्टर बज रहा है जो गा रहा है नैया तोरी मजेदार होशियार होशियार। सुनकर वो घबरा गए कि इसके अंदर जो आदमी बैठे थे वो शायद बाढ़ में बह गए हैं। लेखक को बिस्तर पर लेटते हुए नरपतगंज थाना चक्रदाह गांव की याद क्यों आ गई? क्योंकि उस गांव में छाती भर पानी में खड़ी एक आसन पशुआ हमारी ओर गाय की तरह देख रही थी कि वो हमें पानी से बाहर निकालने की विनती कर रही थी। लेखक की कॉलोनी में बाढ़ का पानी पहुंचा था, तो वो पहुंचा था सुबह 5-5:30 बजे। तो ये अध्याय समाप्त हो चुका है। अब शुरू करते हैं अध्याय नंबर 2। दूसरे अध्याय के जो लेखक है या लेखिका है वो है मृदुला गर्ग। ये इस अध्याय की लेखिका है। इनका जन्म सन 1938 ईस्वी को होता है। समकालीन हिंदी कथा साहित्य की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर मृदुला गर्ग का जन्म कोलकाता में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किस में किया? अर्थशास्त्र में। भारत के विभिन्न शहरों में रहने के बाद सन 1974 ईस्वी से दिल्ली में रहकर अपना स्वतंत्र लेखन इन्होंने शुरू किया। साहित्य के अलावा उन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे हैं। मृदुला गर्ग ने कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर गद्य लेखन की प्रचलित परिपाटी को तोड़ा है। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो है उसके हिस्से की धूप, अनित्य, चितकोबरा, कठगुलाब, यह तो उपन्यास है। संगति विसंगति, यह 2 खंडों में संपूर्ण
कहानियां हैं। रंग ढंग चुपते नहीं सवाल ये निबंध संग्रह है। दूसरा अध्याय है मेरे संग की औरतें। यह एक नए प्रकार की शैली में लिखा हुआ संस्मरणात्मक गद्य है। परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लेख से हटकर कैसे जिया जा सकता है, यह पाठ ऐसी औरतों पर केंद्रित है। अब शुरू करते हैं इसके शब्दार्थ। पर्दानशी का अर्थ है पर्दा करने वाली, मुंहजोर अधिक वाचाल। फरदार मतलब फरमाबरदार आज्ञाकारी। परिकथा काल्पनिक कथा। अभिभूत भाव विभोर। तिलिस्म जादू। मुस्तैद तैयार। अपरिग्रह संग्रह न करना। फरजत अनुग्रह पोशीदा गुप्त। जुस्तजू खोज। बदस्तूर नियम से। अकबकाया घबराया। मिराक मानसिक रोग। मोहलत अवकाश। पंगापंथी मूर्खतापूर्ण व्यवहार। फारिग कार्य से निवृत्त। खरामा धीरे। शागिर्द शिष्य। इसरार आग्रह। माकूल मुनासिब। जुमला कुछ जोड़ या वाक्य। पहला क्वेश्चन है लेखिका व उनकी बहनों को नानी की कहानियों से वंचित क्यों होना पड़ा था? क्योंकि उनकी नानी की मृत्यु माँ की शादी से पहले ही हो गई थी। लेखिका की नानी पर्दे का लिहाज छोड़कर नाना के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती थी, क्योंकि अपनी बेटी की शादी की चिंता उनको दिन रात सताए जा रही थी और उन्होंने प्यारेलाल शर्मा को काम सौंपा कि कोई आज़ादी का सिपाही ढूंढकर मेरी बेटी की उससे शादी करवा दीजिए। लेखिका की नानी का व्यक्तित्व कैसा था? तो वो पारंपरिक थी, अनपढ़ थी, पर्दानशी थी तथा माँ की शादी की हमेशा चिंता करने वाली महिला थी। लेखिका के पिता को ICS परीक्षा में क्यों नहीं बैठने दिया गया? क्योंकि उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया था, जिस कारण उनको ICS की परीक्षा में नहीं बैठने दिया। हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छिक्के पर टांग दी हो, ये लेखिका की दादी ने लेखिका की माँ के लिए कहा है। हम बच्चों की मैतालो परवरिश के मामले परिवार में मुस्तैद रहते थे। माँ के सिवा घर के सभी प्राणियों, माँ को हमारी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से ही चाहिए। कैसे? स्वयं के तरीके से या दूसरों के तरीके से? तो स्वयं के अपने तरीके से। लेखिका की माँ साबिक खानदान के कारण थे, कभी झूठ न बोलना, गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर न होने। अगला क्वेश्चन है लेखिका की परदादी ने व्रत ले रखा था जैन समाज के अपरिग्रह का, अर्थात 2 धोतियों से ज्यादा तीसरी धोती होने पर वो दान में दे देती थी। लेखिका का जो परिवार था वो जैन धर्म के अंतर्गत आता था। लेखिका की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी कि उनकी पतोह मतलब लेखिका की माँ को पहला बच्चा लड़की होना चाहिए। परदादी की मन्नत से माँ के कितने लड़कियां हुई? 5 लड़कियां हुई। सबसे बड़ी मंजुल, जो शादी करने के बाद में मंजुल भगत बनी, फिर मृदुला, शादी करने के बाद मृदुला गर्ग, फिर चित्रा, फिर रेणु, फिर अचला और अंत में एक भाई राजीव पैदा हुआ। तो इस प्रकार वो 6 भाई बहन थे। जब लेखिका 9 वर्ष की थी तब 15 अगस्त 1947 को इंडिया गेट जाकर आज़ादी के जश्न में शामिल होना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने उनको मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके टाइफाइड हो रखा था, उसकी वजह से डॉक्टर ने वहां जाने से मना कर दिया। लेखिका को इंडिया गेट जाने के लिए मना किया गया तो वह गुस्सा हो गई, रोने लगी। क्यों? फिर उसके पिता से उसका रोना देखा नहीं गया और उसके पिता ने ब्रदर्स करामजोव, जो रूसी उपन्यासकार दस्तोवस्की द्वारा रचित एक उपन्यास था, वो उसको पढ़ने के लिए दिया। लेखिका ने वो उपन्यास पूरा पढ़ डाला। ब्रदर्स करामजोव उपन्यास का ऐसा अध्याय जो लेखिका को प्रथम बार में ही कंठस्थ हो गया, याद हो गया, तो वो था बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर आधारित अध्याय।
लेखिका व सभी बहनों ने शादी के बाद लेखन कार्य शुरू किया था। मंजुल, जिनका घर का नाम रानी, मर्दुला, घर का नाम उमा, अचला, इन तीनों ने तो क्या किया था, शादी के बाद लेखन कार्य किया था। मगर दो बहनों की लेखन में रुचि नहीं थी। कौन कौन सी थी वो? एक तो थी चित्रा और एक रेणु। अचला व राजीव लेखन कार्य करते थे। अचला लेखन कार्य करती थी अंग्रेजी भाषा में और राजीव हिंदी भाषा में। लेखिका ने अदेविया किसको बताया है? उन दो बहनों को जो लेखन कार्य से वंचित रही थी, और वो दोनों ही उनकी छोटी बहनें थी, चित्रा, घर का नाम गौरी, और रेणु। बचपन में चुनौती मिलने के कारण जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र घर पर किसने मंगवाया था? तो वो मंगवाया था रेणु ने। रेणु ने अपने पिता से पूछा कि बीए करना क्यों जरूरी है। वो उनको पढ़ाई के लिए उन पर दबाव डाल रहे थे, तो उन्होंने ऐसा पूछ लिया। पिता ने कहा नौकरी, शादी व इज्जत मिलती है इससे, परंतु सारे तर्क रेणु को और उनके पिता को अविश्वसनीय लगे। अंत में कहा कि बस कह दिया तो करनी है अब ये। वह जो सोच लेती है वह करके ही रहती है। चित्रा ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि पहली नज़र में ही उसने उस लड़के को पसंद कर लिया जो उसको देखने आया था। तो उसी टाइम रेणु चित्रा ने ऐलान कर दिया कि वह इसी से शादी करेगी। आप हमें यकीन दिलाएं कि स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलेगा। ये कैथोलिक बिशप बागलकोट कर्नाटक ने लेखिका से कहा था। लेखिका ने बागलकोट के क्रिश्चियन व गैर क्रिश्चियन बच्चों को स्वयं पढ़ाना शुरू किया, अंग्रेजी, हिंदी व कन्नड़। तीसरा अध्याय है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 1917 को होता है और देहांत 1978 को होता है। सुपरिचित नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म खुर्जा, उत्तर प्रदेश में हुआ और शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूर्ण की। बचपन से ही नाटकों में रुचि होने के कारण स्कूल, कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में नाट्य लेखन, निर्देशन और अभिनय करते रहे। आगे चलकर यही शौक सर्जन में परिणत हो गया। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में विविधता है। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी नाटक भी लिखे हैं। उनके कुल व्यंग्य प्रधान एकांकी चर्चित रहे हैं। प्रमुख कृतियां हैं कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा, यह तो नाटक है, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, ये इनके एकांकी संग्रह है। तीसरा अध्याय है रीढ़ की हड्डी। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों की शिक्षा एवं उनसे उत्पन्न उनके विश्वास और साहस को दर्शाया है। शब्दार्थ है इसके। गंदुबी मतलब गेहुआ रंग, दक्यानुशी संकीर्ण सोच वाला, मार्जिन मुनाफा, खींच निपोड़ना, दांत निकालना, तशरीफ विराजना, तस्तरी चपट्टी या छिछली थाली। अब इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। जब परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तब तो देर से पहुंचा था क्या? ये कहा था बाबू राम स्वरूप ने अपने नौकर रतन से। अपना जमाना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। ये कहा प्रेमा ने अपने पति राम स्वरूप से। और इनकी बेटी का नाम उमा था, जिसको देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे। ग्रामोफोन दो तरह का होता है। एक तो आदमी द्वारा निर्मित होता है, जिसे जब चाह बजा सकते हैं, रोक सकते हैं, और दूसरा परमात्मा द्वारा निर्मित होता है, जो एक बार शुरू हो जाता है तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। राम स्वरूप ने अपनी पत्नी के लिए इस ग्रामोफोन शब्द का प्रयोग किया था। खुद पढ़े लिखे वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर आपको अपने बीएससी पास लड़के के लिए उनको लड़की चाहिए कम पढ़ी लिखी। तो ये गोपाल प्रसाद को अपने लड़के शंकर के लिए ऐसी लड़की चाहिए। ये बात राम स्वरूप ने अपनी पत्नी से
कही थी। गोपाल प्रसाद ने कहा कि सरकार को सिर्फ एक ही टैक्स लगाना चाहिए, वो कौन सा? सिर्फ खूबसूरती पर। मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। ये गोपाल प्रसाद ने लड़के व लड़कियों की पढ़ाई में अंतर करने का उदाहरण दिया है कि औरतों को तो सिर्फ घर का काम ही संभालना है और मर्द को नौकरी करके घर चलाना है। उमा की आंखों पर चश्मा देखकर गोपाल प्रसाद व शंकर दोनों एक साथ क्यों चौंके? क्योंकि उनको लगा कि उमा पढ़ी लिखी लड़की है। रामस्वरूप ने बताया कि पिछले महीने आंख दुखनी आ गई थी, इसीलिए इसके चश्मा चढ़ा हुआ है। उमा ने शादी के लिए आने वालों को भजन सुनाया। कौन सा? मीरा का प्रसिद्ध भजन था, मेरे तो गिरधर गोपाल। जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार उससे कुछ न पूछकर खरीदार को दिखला देता है। ये बात उमा ने अपनी विवशता के कारण कही थी। पिछली फरवरी को ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए। उमा ने गोपाल प्रसाद के लड़के के लिए कहा। शंकर के झुककर चलने का प्रमुख कारण क्या था? रीढ़ की हड्डी मतलब बैकबोन। अगला अध्याय है नंबर 4। इसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। इनका जन्म सन 1933 में होता है और देहांत 2012 में होता है। समसामयिक कथा लेखक विद्यासागर नौटियाल का जन्म माली देवल गांव टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में होता है और उच्च शिक्षा वाराणसी में होती है। पहाड़ी जीवन विशेषकर टिहरी गढ़वाल के जीवन यथार्थ के कुशल चितेरे नौटियाल जी की कथा भाषा में मिट्टी की सौंदर्य गंध रची बसी है। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो है टिहरी की कहानियां, सुच्ची डोर, ये तो कहानी संग्रह है, उलझे रिश्ते, बीम अकेली, सूरज सबका है, उत्तर बाया है, झुंड से बिछुड़ा, ये इनके उपन्यास है, मोहन गाता जाएगा, ये इनके आत्मकथ्य है। अगले अध्याय का नाम है माटी वाली। इस अध्याय में विद्यासागर नौटियाल ने विस्थापन की समस्या को प्रभावी ढंग से उठाया है। गरीब और श्रमिक वर्ग इस समस्या से कैसे जूझ रहा है, लेखक ने इसका बहुत ही संवेदनशील और मार्मिक चित्र खींचा है। इसके शब्दार्थ शुरू करते हैं। कंटर मतलब कनस्तर, शमशान मरघट, डिल्ला सिर पर बोझे को नियंत्रित रखने की कपड़े की बनी गद्दी, जिसको ग्रामीण भाषा में इंडोडी भी कहते हैं। बेगार मतलब बिना परिश्रमिक के किया जाने वाला कार्य। पुनर्वास मतलब पुनः बसाना। टिहरी शहर में घर घर जाकर माटी वाली जो हरिजन बुढ़िया थी वो सभी को देती थी, तो वो लाल मिट्टी देती थी जो चूल्हा लीपने के काम में आती थी। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम आई है हमारे घर। ये 9-10 वर्ष की कामिनी की माँ ठकुराइन ने माटी वाली बुढ़िया से कहा और उनको चाय पिलाई। माटी वाली को घरों से माटी डालने के बदले क्या मिलता है? कुछ रुपए मिल जाते हैं और कोई कोई उनको खाने के लिए 2 रोटी भी दे देता है। वो रोटियां अपनी इंडोड़ी में दबाकर वो अपने घर ले जाती है और बूढ़े को खिला देती है। माटी वाली रास्ते में सोचते हुए घर जा रही थी कि आज वह बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी, कि आज वो उनको तरकारी बनाकर देगी। तो उन्होंने सब्जी बनाने के लिए अपनी आमदनी से पाव प्याज खरीद लिए थे। मगर जैसे ही वो घर पहुंची तो उसका जो बूढ़ा था वो उसे मरा हुआ मिला। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब बांध बनाना चाहते थे माटी खाना पर, जहाँ से वो बुढ़िया माटी लाती थी। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। माटी वाले ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर देने से शहर में पानी भर गया और शहर के लोग शहर छोड़कर भागने लगे थे। तो ये अध्याय नंबर 4 भी समाप्त हो चुका है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो प्राप्त हो सके।
आपको अगर कक्षा 9 से 12 तक पद्य भाग से संबंधित वीडियो देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर विजिट करके आप कक्षा 9 से 12 तक के पद्य भाग से संबंधित जितने भी अध्याय हैं उनको शब्दार्थ व हिंदी अनुवाद सहित समझाया गया है। और जो गद्य भाग है उसके लिए ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर भी आपको कक्षा 9 से 12 तक गद्य से संबंधित प्रत्येक अध्याय के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे। कृतिका पुस्तक का अंतिम अध्याय है नंबर 5, जिसके लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 ईस्वी में होता है और इनका देहांत 1993 ईस्वी में होता है। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कविता के प्रमुख कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून उत्तरांचल में हुआ और शिक्षा देहरादून एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई थी। प्रसिद्ध चित्रकार वकील बंधुओं ने उन्होंने कला प्रशिक्षण लिया। अनूठे काव्य बिंबों का सर्जन करने वाले शमशेर केवल असाधारण कवि ही नहीं, एक अनूठे गद्य लेखक भी हैं। दोहा, प्लाट का मोर्चा जैसी गद्य रचनाओं के माध्यम से उनके विशिष्ट गद्यकार के रूप में उनको पहचाना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने, काल तुझसे होड़ मेरी, ये इनके काव्य संग्रह हैं। कुछ गद्य रचनाएं और कुछ और गद्य रचनाएं, ये इनके गद्य संग्रह हैं। अध्याय नंबर 5 का नाम है किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। नई और विशिष्ट गद्य शैली में लिखी गई यह ललित गद्य रचना हमें शमशेर बहादुर सिंह के रचनाकार व्यक्तित्व की सादगी और संघर्षों से तो परिचित कराती ही है, कवि हरिवंश राय बच्चन की संवेदनशीलता और उनके प्रति लेखक की आत्मीयता को भी दर्शाती है। अनौपचारिकता और आत्मीयता की खुशबू के साथ इसमें उर्दू गद्य शैली का स्वाद भी मिलता है। आशा है विद्यार्थी बिना बोझ का अनुभव किए आनंद के साथ इस पुस्तक को पढ़ेंगे। ये तो विद्यार्थियों के लिए गाइडेंस दे रखी है। अब शुरू करते हैं इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर। इसके शब्दार्थ करते हैं। जुमला का अर्थ वाक्य, गजल का अर्थ है फारसी उर्दू में मुक्तक काव्य का एक प्रकार होता है। मुक्तसर संक्षिप्त शेर होता है गजल के 2 चरण। लबे किनारे मुक्त छंद होता है परंपरागत छंद के बंधन से मुक्त कविता। सोनेट होता है यूरोपीय कविता का प्रमुख छंद जिसका प्रयोग हिंदी में भी किया जाने लगा है। चुनाचे इसलिए इबारत वाक्य की बनावट, उद्विग्न परेशान, मेजबान आतिथ्य करने वाला, वसीला सहारा, गोया मतलब जैसे या मानो। इत्तेफाक संयोग, कृतज्ञता एहसानमंदी। इसरार आग्रह, फारिग कार्य से निवर्त, गर्ज उद्देश्य, निश्चल निष्कपट। अंश माप की इकाई जो लगभग 29 ग्राम के बराबर होती है। नज्म पद्य, गोचुपन बेवकूफीपन। रबता संबंध, पछाही पश्चिम में रहने वाला। अभ्युदय उत्थान, अभ्युदय में कौन सी संधि है, इसमें यण संधि है, इसका विच्छेद होगा अभी धन उदय। इसमें ई और उ, ई का क्या बनता है, ई का ये बनेगा और आगे उ है उसकी मात्रा लग जाए। अभ्युदय में हमेशा उ की मात्रा छोटी आएगी। अभ्युदय। प्रातिभ समझ से युक्त, क्षोभ दुख। स्टेंजा स्थाई या टेक को छोड़कर गीत का चरण। विन्यास सजाना। नैसर्गिक स्वाभाविक। दुष्प्राप्य कठिनाई से मिलने वाला। घर परिवार वालों द्वारा किसी बात से नाराज होकर लेखक दिल्ली की ओर निकल पड़े और उनकी जेब में मात्र 5 या 7 रुपए ही थे पेंटिंग की शिक्षा लेने के लिए। लेखक का पेंटिंग शौक और पारिवारिक किस्सा सुनकर उनको निःशुल्क दाखिला मिला दिल्ली की वकील आर्ट स्कूल में। लेखक दिल्ली में अपना खर्चा कैसे निकालते थे, कभी तो उनके भाई तेज बहादुर कुछ रुपए भेज देते थे और कभी साइन बोर्ड पेंट कर कुछ रुपए कमा लेते थे। लेखक के साथ कमरे में और कौन रहता था, तो एक महाराष्ट्री पत्रकार भी उनके साथ रहते थे। लेखक की पत्नी
के देहांत का प्रमुख कारण क्या था? टीबी रोग। लेखक ने एक बार अपने को कृतज्ञ महसूस क्यों किया? एक बार उनके स्टूडियो में कवि बच्चन पधारे थे और उन्होंने लेखक के लिए एक लिखा हुआ सुंदर नोट छोड़ा था। लेखक ने अपनी सबसे बड़ी कमी क्या मानी थी? वो पत्रों का जवाब शीघ्र नहीं देते थे। बहुत दिनों बाद लेखक ने बच्चन जी के नोट का जवाब दिया, एक सोनेट लिखकर। लेखक केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की दुकान पर कंपाउंड्री सीखने लगे। कहाँ पर? अपने ससुराल देहरादून जाकर। लेखक के सौभाग्य से देहरादून में पेंटिंग क्लास खोली तथा कुछ समय बाद वो बंद हो गई। गुरुवर श्री शारदा चरण जी वकील ने 1937 ईस्वी की गर्मियों की छुट्टियों में भाई के मित्र डॉक्टर ब्रजमोहन गुप्त के साथ आकर लेखक से डिस्पेंसरी में किसने मुलाकात की? बच्चन जी ने। तुम यहाँ मतलब देहरादून रहोगे तो मर जाओगे। और एक ने कहा तुम वहाँ मतलब इलाहाबाद जाओगे तो मर जाओगे। ये वाक्य किसने लेखक को कहे थे? तो पहले वाला वाक्य बच्चन जी ने लेखक को कहा था और दूसरा वाला वाक्य देहरादून के प्रसिद्ध डॉक्टर ने लेखक को कहा था। लेखक को फेफड़ों से संबंधित बीमारी थी। उन्होंने डॉक्टर से उसकी दवा का नुस्खा कैसे सीखा? कैल्शियम लेक्टेट 3 टाइम्स ए डे, ये उनकी दवाई थी। इलाहाबाद पहुंचने पर बच्चन जी के पिता ने लेखक को क्या भेंट किया? उर्दू फारसी की सूफी नज़्मों का एक संग्रह। इलाहाबाद में बच्चन जी ने लेखक को काबिल बनाने का जिम्मा लिया। एमए प्रीवियस और फाइनल 2 सालों की पढ़ाई का, मगर लेखक ने अंतिम समय तक एमए पूरी नहीं की। लेखक को इंडियन प्रेस से अनुवाद का काम मिला था सुमित्रानंदन पंत की कृपा से। लेखक ने अपनी भावुकता और आंतरिक अभाव का मौन साथी किसको माना? गजल को माना। बच्चन जी ने कहा वास्तव में यह खाली से सोनेट है, अभ्युदय पत्रिका में प्रकाशित सोनेट को। लेखक की अधिक रुचि किसमें थी? अंग्रेजी और उर्दू भाषा में। लेखक को हिंदी भाषा की ओर किसने खींचा? बच्चन जी ने हिंदी भाषा की ओर खींचा। निराला व पंत से प्राप्त संस्कारों ने भी हिंदी भाषा की ओर खींचा। इलाहाबाद प्रवास का कारण भी हिंदी भाषा थी। हिंदी साहित्य मित्रों से मिला प्रोत्साहन। बच्चन जी ने लेखक को कविता लिखने के लिए स्टेंजा बताया 14 पंक्तियों का। निश्चय ही हिंदी के साहित्य प्रांगण में लेखक का प्रवेश करवाया। किसने? बच्चन जी ने। लेखक ने बच्चन जी से अपना संबंध कैसा प्रकट किया कि जिस प्रकार एक कवि का अपनी रचना से होता है, उसी प्रकार बच्चन जी से लेखक का संबंध है। तो इस प्रकार ये पुस्तक भी पूरी हो चुकी है। अब हम कक्षा 11 की पुस्तकें शुरू करेंगे। अगर आपने कक्षा 9, कक्षा 10 और कक्षा 12 की वीडियो नहीं देखी है तो वो इन पुस्तकों के सभी वीडियो समाप्त हो चुके हैं। अब सिर्फ कक्षा 11 के पुस्तकें बची है, उसका भी अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कक्षा 11 की बुक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।